क्वेश्चन ये भी है सर, जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्या उनको इस बहाली में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पर ऐसा हुआ है कि जब सुधरा नहीं है तो कई लोगों की नौकरी तक जाने की संभावना हो गई है डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी के कारण, इसलिए सुधरवा लीजिए, टाइम है, हाथ पे हाथ रख के बैठिए मत, आप जितना भी गड़बड़ी है। एनसीएल ईडब्ल्यूएस अनुसूचित जनजाति जाति का और रेसिडेंस का जो इस बार का पेपर लोग बनाएंगे, उसमें क्या चीज़ हिस्ट्री का सिलेबस और साइंस का सिलेबस कुछ बता देते हैं जो बीपीएससी टीआरई 2 का है कुछ बच्चों को? देखिए एसएसटी का सिलेबस जो 6 to 8 के लिए बात करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना तय है। ईडब्ल्यूएस जो है मेल कैंडिडेट, उनको 5% सुरक्षा ना उनको एसटीईटी में मिला और ना ही इस बहाली में मिला। क्या तो मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ लाइन को बताता हूँ, लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। फिर से घर में टीआरई 2 का जो डेट दिया गया है, जो आज खबर आई, एग्जाम लेना चाहे एग्जाम ले लिया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि टीआरई 2 का भी फॉर्म उस डेट में भरा जाएगा, एग्जाम भी उसी डेट में। लेकिन सर इस बार 6 to 8 में दे दिया गया 50% महिला को आरक्षण, बिल्कुल मिलना चाहिए। सर मैं हूं सत्यम कुमार, आप खबर देख रहे हैं पटना से। तो मेरे साथ रजनीश सर मौजूद हैं, मिशन IAS 50 के। और पिछले समय में आप देखे होंगे कि पीआरटी में जो इन्होंने क्लास लिया, और क्लास लेने के साथ पीआरटी के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इनका क्लास, सर का क्लास भी किए। अब बीपीएससी जो है टीआरई का दूसरा वर्जन आ गया है, मतलब दूसरा वर्जन का है तो दूसरी बहाली आ चुकी है। सर इसका डेट कब से है? टीआरई 2 का जो डेट दिया गया है, जो आज खबर आई है, मतलब कल की बैठक के बाद ये आया है, 19 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर के बीच फॉर्म भरा जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि अक्टूबर में फॉर्म दे देंगे ये, लेकिन अब तो कंफर्म हो गया, 19 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन तो पहले दे देंगे। 19 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच फॉर्म भरा जाएगा। और इसका एग्ज़ाम का भी डेट इन्होंने दे दिया है 3 दिसंबर के आसपास एग्ज़ाम लेंगे। पहले था नवंबर लास्ट में ले लेंगे, लेकिन नवंबर लास्ट और 3 दिसंबर एक ही बात होती है। मैं पहले ही बोला था कि जो बीपीएससी डेट एग्ज़ाम का देती है, उस डेट में एग्ज़ाम वो ले लेती है। रिजल्ट लेने में भले ही डिले करे तो एकदम विद्यार्थी को अब 90 डिग्री पे आ जाना चाहिए, तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि 19 अक्टूबर से, सुन लीजिए, टीआरई 2 का जो डेट है वो है 19 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच फॉर्म भरने का डेट। इस बार बच्चे फॉर्म भरने में गलती मत करिएगा, क्योंकि पिछली बार केवल आयोग को हम दोष ठहराते हैं, कई बार आप लोग भी गलती सलती इन्फॉर्मेशन भर देते हैं और बाद में एफिडेविट और ये के चक्कर में पड़ते हैं। तो ये सब ना पढ़ना पड़े, इसके लिए आप फॉर्म को ठीक से भरिएगा, साइबर कैफे में अच्छे से टाइम लेकर भरिएगा। 19 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच फॉर्म भराएगा और 3 दिसंबर को एग्जाम निर्धारित है। तो बस विद्यार्थी अब तैयारी में लग जाएँ, टीआरई 2 का घोषणा हो चुका है। सर क्या समय पर हो पाएगा यह काम? लगता है आपको कि इस बार जो बीपीएससी टीआरई 2 है ये समय पर हो पाएगी? बिल्कुल, मुझे पूरा एग्ज़ाम का तो बिल्कुल निर्धारित समय है कि बीपीएससी जिस डेट में फॉर्म भराना चाहा फॉर्म भरा लिया, एग्ज़ाम लेना चाहे एग्ज़ाम ले लिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि टीआरई 2 का भी फॉर्म उस डेट में भरा जाएगा, एग्ज़ाम भी उसी डेट में होगा जिस डेट में बीपीएससी निर्धारित कर दिया। लेकिन विद्यार्थी पिछली बार देख चुके हैं, कई लोग कयास भी लगा रहे थे कि सर डेट चेंज होगा क्या, इतना ज़्यादा लोग फॉर्म भर दिए, सेंटर इतना जल्दी कैसे अरेंज होगा। बीपीएससी दिखा दिया कि किस तरीके से, सफलतम तरीके से, ईमानदारी से कैसे परीक्षा होती है। बीपीएससी ने प्रूव कर दिया कि इतने बड़े भीड़ को भी हम परीक्षा ले सकते हैं। तो टीआरई 2 का ही परीक्षा बिल्कुल अपने टाइम पे होगा, इसलिए विद्यार्थी बिल्कुल इधर उधर की बातों में न रहें। 3 दिसंबर बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर है जी, 3 दिसंबर को परीक्षा भी हो जाएगी। लेकिन रिजल्ट में हो सकता है कि आगे पीछे डेट हो जाए, लेकिन बीपीएससी एग्जाम डेट में कभी परिवर्तन नहीं करती। सर पीआरटी में आपको देखेंगे 50% महिला का आरक्षण मिला था, लेकिन अभी पेपर के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा है कि 50% आरक्षण 35% से बढ़ाकर 50% 6 to 8 में भी कर दिया गया है। सर तो इसमें तो लगता है कि 32,900 समथिंग, सॉरी 31,900 समथिंग सीट है, इसमें 50% महिला का आरक्षण दे दिया गया है। सर इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल सर, 1 to 5 में तो पहले भी दिया गया था। टीआरई 1 में भी पीआरटी के अंदर 1 to 5 में 50% रिजर्वेशन था। 9 to 10 और 11 to 12 में 35% था। वो तो पूरे बिहार में हर वैकेंसी का रिजर्वेशन है। लेकिन सर इस बार 6 to 8 में दे दिया गया 50% महिला को आरक्षण। बिल्कुल मिलना चाहिए सर, महिलाओं को आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी संसद में भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, 33% आरक्षण मिल गया। सभी लोग चाहते थे, पहले से भी कुछ कारणों से रुक जाता था बिल, तो महिलाओं को आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए। सदियों से प्रताड़ित हमारी आधी आबादी जो देश के संसाधन के रूप में काम करती, उसे कहीं ना कहीं घर की 4 दीवारी में हम बंद कर दिए थे। तो महिलाओं का आरक्षण मिलना, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 to 8 में उनको मिलना चाहिए बिल्कुल। सर ये पूछते हैं कि इस बार बीपीएससी टीआरई 2 में कटअप क्या होगा? टीआरई 2 का कट ऑफ सर एडवांस में बता देना, मुझे लगता है ये एक ख्याली पुलाव पकाने जैसा होगा। क्योंकि देखिए जो कट ऑफ होता है ये 2 पैटर्न पे डिसाइड होता है।
तीन पैटर्न कर लीजिए। एक तो डिसाइड होता है कि कितनी सीटें हैं, दूसरा क्वेश्चन का लेवल क्या है। परीक्षा में आसान क्वेश्चन आ गया तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला जाएगा, अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो कम कट ऑफ चला जाएगा। और भीड़ कितना परीक्षा दिया है, कितने लोग परीक्षा दिए, सीट कितनी थी और क्वेश्चन का लेवल क्या था, तो अभी बता पाना कट ऑफ बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसके बाद बच्चों का जो रिस्पॉन्स आएगा तब कट ऑफ बता पाना सही होगा। इसलिए टीआरई 2 का कट ऑफ बता पाना ये मुश्किल है अभी से कि क्या होगा। सर आप देखें कि ईडब्ल्यूएस फीमेल है या जनरल फीमेल है, उनको 82 पर लिया गया है, लेकिन ईडब्ल्यूएस मेल जो है उनको सर इसकी सुविधा नहीं मिला, जबकि 50% कट ऑफ 50% रिजर्वेशन महिला को मिल गया। और ईडब्ल्यूएस जो है मेल कैंडिडेट उनको 5% सुरक्षा ना उनको एसटीईटी में मिला और ना ही इस बहाली में मिला। क्या सर ये बीपीएससी टीआरई 2 में मेल को 5% बहाली में छूट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ कि यदि वो व्यक्ति किसी कारण से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है या ओबीसी में है या बीसी में है, सभी कैटेगरी में लड़कों को 5% का छूट मिलना चाहिए सर। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम है, पूरे देश में एग्ज़ाम हुआ, वो एग्ज़ाम तो पूरे देश में सीटेट का हुआ है, तो सीटेट का जो मार्कशीट है उसमें 5% की छूट मिलना चाहिए बॉयज़ को भी सर। इस बहाली में मिलना चाहिए कि नहीं सर बीपीएससी टीआरई 2 में? बिल्कुल टीआरई 2 में मिलना चाहिए, बिल्कुल हम मांग करते हैं सरकार से कि 5% मेल को भी बॉयज़ को भी छूट मिले। लेकिन सरकार तो ऐसी बात नहीं मानी सर। एसटीईटी में बहुत सारा आंदोलन भी हुआ और बहुत सारे छात्रों के द्वारा वहाँ पर मांग भी किया गया, लेकिन सर सरकार नहीं मानी इस बात को। क्या लगता है कि इस बार मानेगी? मानना तो चाहिए सर, लेकिन अब तो सरकार के ऊपर आयोग के ऊपर है कि मानेगी कि नहीं, लेकिन मानना चाहिए, उनको ये चीज़ देना चाहिए रिलीफ। मैं बच्चों की तरफ से सरकार से डिमांड करता हूँ कि बच्चों को ये रिलीफ दीजिए सर। तो देखा जाए तो 5% रिलैक्सेशन पर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो सर अब इसमें तो सरकार ही डिसाइड करेगी। कैबिनेट 50% महिला को आरक्षण मिल जा रही है, सरकार 5% ईडब्ल्यूएस को नहीं सुन रही है। महिला का आरक्षण बाकी सारे आरक्षण से एसेंशियल है। महिलाओं का रिजर्वेशन, जितने भी रिजर्वेशन है, सबसे ज़्यादा जरूरी महिलाओं का रिजर्वेशन है सर। इस बात को आप समझें एक स्तर पर कि एक समय था जब 5वीं के बाद हम बेटियों को स्कूल नहीं भेजते थे। आज बेटियां +2 कर रही हैं, ग्रेजुएट हो रही हैं। आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सैल्यूट करता हूं मैं, किस तरह के योजनाएं उन्होंने चलाया। अगर लड़कियों के लिए मैट्रिक पास पे कुछ इनामी राशि मिलता है, ग्रेजुएशन पे मिलता है। आज अपनी बेटियों को लोग स्कूल भेज रहे हैं सर। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है मेरे आंखों के सामने। मैं अपने आंखों के सामने देखा हूँ कि 10वीं तक एडमिशन होता था पर लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती थी। आज लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं, पढ़ रही हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। लड़कियों का आरक्षण लड़कों से कहीं ज़्यादा जरूरी है सर। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भी देखा जाए, उसके बाद समावेशी शिक्षा के तहत देखा जाए तो लिंग विभेदीकरण सरकार को नहीं करना चाहिए, खासकर शिक्षक के बहाली में। लेकिन सरकार ने जो लिंग विभेदीकरण करके ईडब्ल्यूएस फीमेल को एक तरफ से ले लेता है और ईडब्ल्यूएस मेल को नहीं लेता है, ये बहुत बड़ी एक त्रुटिबद्ध साबित हो रही है। सर सरकार को क्या कहिएगा इस सब पे? लिंग विभेदीकरण कहाँ है? महिलाओं का आरक्षण देने से महिलाएं बराबरी पर आएंगी, लड़कों के बराबरी। अभी तक अगर देखा जाए, अगर पूरा आज़ादी से आज तक देखा जाए, सीटों का हर एक डिपार्टमेंट में देखा जाए तो महिलाओं का भागीदारी बहुत ही कम है। आज आधी आबादी हमारे देश के संसाधन वो टैलेंट होने के बाद भी मुख्य धारा में नहीं आ पा रही हैं। उसके लिए ज़रूरी है सर आरक्षण देना। यहाँ पर लिंग विभेदीकरण के आज भी जेंडर गैप इंडेक्स का रिपोर्ट देख लीजिए आप, 135वें 137वें नंबर पर हम आज चल रहे हैं। जेंडर गैप इंडेक्स में हम 130 135 के स्कोर पे हम पहुँच जाते हैं पूरी दुनिया में। आज भी जेंडर गैप उसी कदर हमारे देश में कायम है। इसलिए जेंडर गैप को मेंटेन करने के लिए महिलाओं का आरक्षण देना बिल्कुल ज़रूरी है। महिलाओं को सुविधाएँ देना बिल्कुल ज़रूरी है, उनको छूट देना बिल्कुल ज़रूरी है सर। इसलिए महिलाओं के आरक्षण से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम डिमांड करते हैं सरकार से कि सीटेट जो पूरे देश भर में परीक्षा होती है, स्टेट तो देश राज्य के अंदर होता है, लेकिन सीटेट पूरे देश में होता है, पूरे देश से कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन को फेस करके अगर बच्चा आता है तो मेल कैंडिडेट को भी 5% का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए मार्क्स में। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। सरकार ऐसा करे तो बहुत ही मेरी तरफ से धन्यवाद के काबिल है सरकार। अभी तक देखा जाए सर तो क्लास जो जितने सारे 20 तारीख से लेकर 25 तारीख में जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है प्राइमरी में, पीआरटी में, उन सारे लोगों से बहुत सारी गड़बड़ी हुई। और बहुत सारी गड़बड़ी होने के साथ साथ मैंने इस ऊपर भी वीडियो बनाया सर, आपने भी बहुत सारी बातें बताया। उन सारी वीडियो को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा। लेकिन सर ये पूछना चाहूँगा, इस मेरा क्वेश्चन है, एनसीएल ईडब्ल्यूएस अनुसूचित जनजाति जाति का और रेसिडेंस का जो इस बार का पेपर लोग बनाएंगे उसमें क्या चीज़ का ध्यान रखेंगे? और ऐसा एक सूचना दीजिए आप जिसमें माता पिता का नाम गलत हो जाता था, एड्रेस का नाम गलत हो जाता था, तो आखिर उन लोग की ये गलती नहीं हो फिर से, आखिर इस पर सर कौन सा कदम उठाना चाहिए?
बिल्कुल इत्मीनान से उनको ये डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, अभी वैकेंसी 19 तारीख से शुरू का फॉर्म भराना, जितने डॉक्यूमेंट उनके हैं वो पहले से प्रिपेयर कर लें। जो BC2 BC1 में हैं उनको NCL का सर्टिफिकेट लगाना होगा। SC ST में जो है उनको NCL की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि SC ST में नॉन क्रीमी लेयर का कोई ज़रूरत नहीं होता। उसमें आप कितना भी आपका इनकम है उससे कोई मतलब नहीं होता। उसमें बस SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र आपका है केवल वही लगेगा। लेकिन BC1 BC2 के लिए NCL का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो जो भी चीज़ें एसेंशियल है पहले से इसको एप्लीकेशन देके इत्मीनान से हर एक स्पेलिंग को चेक करके वो बनवा लें। यदि मान लीजिए कभी कभी होता है कि ब्लॉक की तरफ से गलती हो गया, अंचल की तरफ से गलती हो गया, तो ऐसे में अगर गलती हुआ तो फिर सुधरवा लें उसको। सुधरता है ये चीज़, दोबारा सुधर जाता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट में आपकी गड़बड़ी है, मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट, +2 के मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट, BEd DLEd के सर्टिफिकेट, CTET, जहाँ जहाँ भी गड़बड़ है एप्लीकेशन दे के टाइम भी है, सुधरवा लीजिए। क्योंकि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात होगी, तो फिर आप हड़बड़ी में पड़ जाएंगे। और चूँकि ये कई बार ऐसा हुआ है कि जब सुधरा नहीं है तो कई लोगों की नौकरी तक जाने की संभावना हो गई है डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी के कारण। इसलिए सुधरवा लीजिए, टाइम है, हाथ पे हाथ धर के बैठिए मत। आप जितना भी गड़बड़ी है सुधरवा लीजिए, जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसको बनवा लीजिए। फॉर्म भरा जा रहा है तो अच्छे से बैठ के एक एक लाइन को चेक करके फॉर्म भरिए। फॉर्म भरा जाता है तो मौका देता है रिव्यू करने का, रिव्यू कर लीजिए, कहीं गलती तो नहीं भर लिए, तब आप ओके और नेक्स्ट कर दीजिए। तो अच्छे से फॉर्म भरिए ताकि गलती ना हो। नहीं भरने आता तो साइबर कैफ़े चले जाइए, लेकिन गलती मत कीजिएगा, मेरा आपसे ये आग्रह है। सर इसका SST का सिलेबस और साइंस का सिलेबस कुछ बता देते हैं जो BPSC TID 2 का है कुछ बच्चों को। देखिए SST का सिलेबस जो 6 to 8 के लिए बात करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना तय है। 120 प्रश्न होंगे जिसमें 80 प्रश्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से होगा और 40 प्रश्न होगा GS से। GS का मतलब जनरल नॉलेज और प्लस मैथ और रीजनिंग दोनों शामिल होगा 40 प्रश्न में, और 80 प्रश्न होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से। तो आप 9वीं 10वीं तक का ऐसे 6 to 8 का एग्जाम हो रहा है। पिछली बार भी नोटिफिकेशन में कहा था अतुल प्रसाद सर ने कि आप जिस लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं हम उसी लेवल तक का सवाल पूछेंगे, लेकिन आपका जो डिग्री है, मतलब आप ग्रेजुएट हैं तो अप टू ग्रेजुएट तक भी सवाल हम डाल सकते हैं। तो मेरा 6 to 8 वालों से आग्रह है कि वो 10वीं तक का NCERT SCERT की जो किताब है उसको अब टाइम बहुत है, आप उससे 2 से 3 बार आप पढ़ जाइए। प्रीवियस पेपर को BPSC में जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है उसको अच्छे से बना जाइए। इसके अलावा पिछला जो TRE 1 हुआ था उसका भी पेपर सारा सॉल्व कर जाइए। कॉम्बिनेशन वाला पेपर जो हुआ था 9, 10, 11, 12 में, उस सब पेपर ला करके सॉल्व कर जाइए। एकदम आराम से आपका तैयारी हो जाएगा और आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। सर तो बच्चों को सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो कोचिंग वोचिंग है बाहर की उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए अगर कोचिंग में आप आते हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जो आप खोजेंगे छाटेंगे वो आपको डायरेक्ट टीचर अनुभवी शिक्षक हैं, हर विषय में उनको पता, हर चैप्टर में पता है क्या इंपॉर्टेंट है, वो कोचिंग में बताते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है परीक्षा कि इसके लिए कोचिंग आना जरूरी ही है। यदि धन की समस्या है तो मैं रात भर लाइव आता हूँ, या बहुत सारे टीचर लाइव आते हैं यूट्यूब पर। आप यूट्यूब चैनल को देखकर फॉलो करके भी यदि आप मेहनती हैं तो बिना पैसा खर्च किए, बिना कोचिंग आए भी आप सफल हो सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग आने से बस इतना बात हो जाता है, जहाँ पर आप फालतू चीज़ें पढ़ लेते हैं, गलत जगह पे समय दे देते हैं, उन चीज़ों को टीचर छांट देता है और सही चीज़ आपको बता देता है। बस टाइम का बचत होता है, सही जगह पे आप एनर्जी आपका लगता है, इतना ही अंतर है। बाकी आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी सिलेक्ट हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन में बोल देता हूँ, दुष्यंत की एक पंक्ति है बच्चों के लिए, मैं बोल देता हूँ लास्ट में, हमेशा कहता हूँ कमज़ोर मत समझे अपने आप को। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। गुरु टकराना इंपॉर्टेंट है, जिस दिन टकरा गए लहरों की औकात नहीं तुमको छू कर निकल जाए। तो चलिए मेहनत कीजिए, ताकत बनने वाले हैं। और एक क्वेश्चन ये भी है सर, जो DLED वाले कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्या उनको इस बहाली में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए DLED अगर हैं और ग्रेजुएट हैं और CTET 6 to 8 यानी पेपर 2 क्वालिफाई हैं, तो मुझे तो लग रहा है 90% चांस है कि उनको भी 6 to 8 में मौका मिलेगा और मिलना भी चाहिए। लेकिन अब आयोग के ऊपर डिपेंड है कि वो मौका देती है कि नहीं। लेकिन DLED हैं और ग्रेजुएट हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट हैं और CTET पेपर 2 क्वालिफाई है तो आपको मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। पर हो सकता नहीं भी दे, वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है सर। देश की आज़ादी के बाद तो मौका तो लगातार मिलते आया है DLED वाले भाई को। सर कम से कम उतना वैकेंसी में मौका मिला, इसमें भी मौका मिलेगा, 100% है कि मिलेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन वैसा है। सर अंतिम क्वेश्चन ये है कि उन DLED वाले भाई और उन BEd वाले भाई के लिए क्या कहिएगा?
बस अंतिम मेरा संदेश है ये कि अब वो चर्चा छोड़ें। हम देख रहे हैं बीएड डीएलएड के बच्चे जो है ना, वो बीपीएससी के ऊपर खूब चर्चा कर रहे हैं कि बीपीएससी मेरे साथ ऐसा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हम लोग को नाश कर दिया, रोते गाते चल रहे हैं। बस यही मेरा हाथ जोड़ के विनती है विद्यार्थियों से कि विद्यार्थी अब पढ़ना शुरू कर दें, सिलेबस को फोकस करना शुरू कर दें। बीत गई सो बात गई, अब इस बात को अब हटाइए और चुपचाप से अब बिना किसी चर्चा के चाय दुकान पे जो गॉसिप आप कर रहे हैं उसको छोड़िए, रात दिन एक करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। आज से मैं लाइव सेशन भी शुरू करने जा रहा हूँ, बस आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, अब चर्चा मत कीजिए बस बीपीएससी और आयोग के ऊपर। सर एक क्वेश्चन और है कि इसमें 6 to 8 में लगभग 31,982 सीट है, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो सकते हैं? क्योंकि अतुल प्रसाद सर का कहना था कि 3,70,000 कैंडिडेट जो है डीएलएड हैं जो फॉर्म अप्लाई किए थे, और 3,80,000 कैंडिडेट है जो बीएड हैं, 4,20,000 नियोजित शिक्षक है। इस बार 70,000 जो अप्लाई करेंगे, जो बहाली पे जाएंगे वो हैं, और साथ साथ उसके बाद भारत में और सारे जो जनसंख्या है लगभग उत्तर प्रदेश का, बंगाल का और भी झारखंड का और इससे सटे मध्य प्रदेश का, बहुत सारे 2800 राज्य में जितने सारे संख्या है, लगभग कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें आ सकते हैं? देखिए बीएड वाले तो चूँकि बाहरी राज्यों को भी मिलेगा मौका, कंफर्म है। तो बीएड वाले जो 3,80,000 पहले फॉर्म भरे थे, नियत रूप से 3,80,000 फॉर्म भरेंगे, कंफर्म है। लेकिन उसमें सीटेट कितने लोग पास किए ये भी डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि नियोजित शिक्षक की बात आपने की, इस बार हो सकता है नियोजित शिक्षक को मौका न दे, क्योंकि नियोजित शिक्षक उन्होंने कहा है कि उनको हम ऐसे ही उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि उनको हम राज्यकर्मी का दर्जा वैसे भी दे देंगे, 2019 से दे रहे हैं वो। हाँ दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका भी कुछ संख्या कमेगा, जो सीटेट में फेल किए उनका भी संख्या कमेगा। अपियरिंग में अगर दे दे मौका तो बढ़ेगा भी, लेकिन मुझे लगता है कि 5 लाख से कम बच्चे नहीं होंगे। तो 5 लाख तो सर नॉर्मली बिहार से ही हो जाएंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे सर। 5 बिहार से नहीं होंगे सर, टोटल अगर देखेंगे 6 to 8 में तो 5 लाख के आसपास, 5 से 6 लाख से ज़्यादा नहीं होगा सर। पिछले बार भी कितना थे पीआरटी में? 8 लाख थे, 5 से 6 लाख के बीच में होगा संख्या सर। देखिए कब तक कितना संख्या होता है। लास्ट कोई ऐसा मैसेज जो बोलना चाहिएगा? बस यही मैसेज है कि बस पढ़ें और हम उनके साथ हैं, पूरा आपकी टीम आपके साथ है, सत्यम जी आप हैं, विक्की जी हैं, सभी लोग आप लोग मिल करके इतना मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब हम लोग इतना आप लोग कर रहे हैं, और मैं खुद प्रॉमिस करता हूँ कि पूरी रात जग के पढ़ाया था, TRE 2 में भी पूरी रात जगा जाएगा, 2 दिन नहीं, इस बार 10 दिन जगेंगे गुरु, लेकिन तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हाँ, हमारे मेहनत से कुछ नहीं होगा, जब तुम मेरे साथ खड़े होकर घर में पढ़ाई करोगे तभी संभव है सब कुछ। तो बस मेहनत कीजिए, गॉसिप छोड़िए, अब दुनिया की बातों को भूल जाइए कि दुनिया क्या कर रही है, आयोग क्या कर रहा है। जो आयोग को करना था वो हो गया, अब आपको पढ़ना है अगले TRE 2 के लिए, इसलिए सब कुछ छोड़कर पढ़िए। मेरा शुभकामना आपके साथ है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल के साथ बने हैं तो रजनीश सर के एक छोटी सी लास्ट वाणी सुन लीजिए, क्या कहना चाहिएगा सर? बस है कि कुछ भी सब कुछ खत्म हो जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ, लाइफ लाइन को बताता हूँ, लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। फिर से घर में एक प्लिंथ पड़ चुका है फॉर्म भराने का, लग जाइए, मेहनत कीजिए। थैंक यू। चलिए ठीक है, अगर सब कोई बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ऑनेस्टी से जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए रियल टाइम खबर चाहे वो कोई भी जगह हो, पटना में, बिहार में, दिखाने का कोशिश करेंगे। और कोशिश ये भी रहेगा कि सारे भाई जो लोग हैं सबकी नौकरी लगे, जॉब लगे। धन्यवाद।